जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर के बारे में। और यूनरी ऑपरेटर जी कर दी है रिकॉर्डिंग ऑन। यूनरी ऑपरेटर के बारे में, यूनरी ऑपरेटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टू द पॉइंट, ये छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में इसे कवर हो जाना है। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली कैसा है, जो एक्ट ऑन ओनली वन ऑपरेंड। एक ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है, दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर के बारे में ये जो बुक वाली एग्जांपल है ये बनी पड़ी है, मैं इसी को एलेबोरेट करना चाहूँगा। उसके सीधा मैं कोड ब्लॉक में आऊँगा, ये मैंने अभी किया है, तो मैंने आपके साथ ही ये कोड भी शेयर कर देना है। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को टाइप करने को दिल भी नहीं करता। अगर आप गौर से देखें तो यूनरी ऑपरेटर कर रहा हूँ जिसमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है। देखिए मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहा हूँ। डिक्रीमेंट आप लोगों ने खुद कर लेना है, सेम है, बस माइनस माइनस डाल देना है। ओके सर। अब बात करते हैं हम काउंटर की क्लास है जिसमें एक इंट काउंट है। हमारी ये सी एस की रेगुलर सेल्फ की दोनों की क्लासेस है। मैंने बताया सेल्फ वालों को कि रीजन इज दैट के 12 बजे पेपर स्टार्ट होना है और उसके बाद सेल्फ की क्लास पता नहीं फिर कहीं कुछ 5 बजे फ्री हो पाऊंगा मैं। फिर 5 बजे तो रोजे के करीब आ जाता है, मुश्किल होता है, सुबह वैसे भी एनर्जी लेवल ही बहुत डाउन होता है। अच्छा जी, काउंटर की क्लास है और उसमें काउंट टाइप का एक मैंने डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है, क्लास डाटा मेंबर। देखिए हर चीज लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि उनके साथ डिबेट होती रही है थोड़ी थोड़ी। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, जिसमें मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जब इस क्लास का काउंटर के नाम से, ये देखें ये जैसे C1 बना है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से चलेगा। फिर एक मैंने वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसमें मैं एक वैल्यू सर कोड ब्लॉक शो नहीं हो रहा। की। थैंक यू। हो रहा है नहीं सर यार, हो रहा है। सर। हो रहा था यार, सर क्या हो कर। रहा है। फिर मैं दोबारा, आप बताएं आ रहा है? यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, देन काउंटर में जी इंट सी, मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बाद वन आर्गुमेंट, जैसे ये देखें C2 है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाऊंगा तो सी के अंदर वो 10 आ जाएगा और वो इसके काउंट को 10 कर देगा। इसके बाद गेट काउंट का फंक्शन है जो सिर्फ काउंटर की वैल्यू को रिटर्न करवा देगा जब ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। देखें जब ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा तो मैं चाहूँ तो मैं इसको कॉन्स्ट बना सकता हूँ। यस एग्जैक्टली, मैं इसको कॉन्स्ट बना देता हूँ। इसके बाद आ गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन, इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ये भी प्रीफिक्स में होता है, बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स में। सबसे पहले अगर आप रिटर्न टाइप नहीं चाहते तो यू हैव टू मेंशन वाइड, और अगर वाइड मेंशन कर देंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी। रीजन इज दैट चेंज कॉन्स्ट कैसे हो सकता है बच्चे, गेट इसलिए हो सकता है क्योंकि इट जस्ट रिटर्न द वैल्यू, इट लुक लाइक वर्क एज अ शो फंक्शन। गेट काउंट से क्या मुराद है, आप सिर्फ चीज देने के लिए बने हुए हो, देने के लिए, अपडेट करने के लिए नहीं है। यू आर नॉट अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ काउंट, यू जस्ट रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ काउंट। सो you may, if you need, then you may set the this function as a const function। ओके जी। सो वाइड, अगर वाइड करते हो तो प्रीफिक्स ऑपरेटर में क्या करोगे, दिस इज COUNT काउंट, देन दिस इज द कंप्लीटली फंक्शन नीचे वाला कमेंट में। बट इफ यू वांट टू रिटर्न अ वैल्यू, रिटर्न अ वैल्यू किस सूरत में होगी, व्हेन यू हैव टू पुट, और से देखो ये वाली स्टेटमेंट, व्हेन यू हैव टू पुट द असाइनमेंट ऑपरेटर एट द लेफ्ट साइड ऑफ अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आपने अब याद होगा कि इफ यू आर डूइंग दिस वन, अगर आपको याद होगा C2, then there is no need for return type. But when you are using the assignment statement, then you must have to return a value from right to left, the return value. So if you are using this type of statement, then you must have to define a return type. But if you are using this type of statement, plus, 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 then there is no need for returning a value from this function. But वही बात है, if you are using this one, then you must have to define this one. अब रिटर्निंग के लिए आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं काउंटर टाइप का, तो फिर आपको एक काउंटर टाइप का एक टेम्प वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जरा गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, और आपने बताना है कि नीचे लिखा भी हुआ है कि सर इसकी जगह तो हम ये बना सकते हैं। सो दिस देन दिस वन, तो ये क्या कर रहे हैं, टेम्प क्यों बना रहे हैं, कोई बताएगा जल्दी से कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग अ टेम्प वेरिएबल फॉर दिस टास्क, विच टास्क, फॉर व्हाट टास्क इज परफॉर्म बाय टेम्प।
सर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर काउंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और फिर वो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, लेकिन हम इसे नेमलेस ऑब्जेक्ट के जरिए भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से रेगुलर की जीआर ने बड़ा क्लियरली आंसर दे दिया, इस पे कोई बहस ही नहीं है जी। उन्होंने कहा जी कि सर ये आप एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रही हैं एक वैल्यू को होल्ड करने के लिए, ये थोड़ी देर के लिए वैल्यू होल्ड करेगा और फिर ये वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। तो आई थिंक सो सर इसके लिए बेस्ट नहीं है कि आप एक नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लें। तो ठीक है ना जी, ये लें नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना ले और उसी की बॉडी के अंदर प्री इंक्रीमेंट कर दिया कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले काउंट प्लस प्लस कर जाए। वेल डन। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। सो आफ्टर दिस वन, अभी ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है। So this is C is 0 and C2 is 10. So after this one, after this statement and this statement, what will be the value of count of C1 and C2? जी जी बताइएगा। Count of जी बताइएगा count of C1 and what will be the value of count of C2? सर C2 तो 11 हो जाएगा और C1 की वैल्यू याद रखिएगा, there are three statements. I am not putting plus C1 at statement number 37 plus C2 at 38 plus C2 at 39, then enter space, then C2 41, C2 42, 43, C2 43। तो इस तरह काफी सारी स्टेटमेंट आनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने तमाम को एक ही लाइन में पुट कर दिया। So C1 is 3 and C2 is 13. There are many messages sent by the students like Bilal, ठीक है, Nimra, and so many students are sending me the messages. Okay. दोनों की वैल्यूज 13 हो जाएंगी। Yes, exactly. That's good. So the value of C1 is 3 and the C2 is 13. If this is a true, check कर लेते हैं. If this statement is true, then there is no query. Yes, exactly. This is 100% correct. Yes जी बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ठीक है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। So this is the 100% correct answer. Okay. अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये now I am putting this statement. So what will be the value of C1, count of C1 and C2 after the statement number 40? Anyone tell me? This is the prefix increment. C1 is 14. C1 is 14. And what about the C2? जी 14 C2 is 40। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हमाद ने, मुजम्मिल ने, GR है हमारी, और फिर मोहम्मद कैसर, आई थिंक सो। ठीक है जी, दैट्स रियली कूल, गुड वन। भाई रेगुलर बहुत क्लेवर हो गई है, ये मैक्सिमम रेगुलर की स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो रोल नंबर्स रेगुलर्स के हैं। ठीक है जी ठीक है। सो दिस मस्ट बी 14। तो हम चेक करते हैं और यू कैन सी, ऊपर चले जाओ भाई, जूम। ओके, if you can see there is 14 and 14, so well done जी। ओके ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, वेल डन। ठीक है, वो फिर मैसेज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, 8 10 12। ओके ठीक है, बहुत आला, बिल्कुल बिल्कुल जी। C2 also 14, exactly। ओके अब बात करते हैं द पोस्टफिक्स नोटेशंस। एज यू नो कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के लिए एक ही ऑपरेटर यूज होता है, प्लस प्लस। अब देखें, इफ यू आर पुटिंग द दिस ऑपरेटर बिफोर द वेरिएबल, अच्छा, if you are putting the operator before the operand, then this is the prefix, and if you are putting after this one, then this is the post, this is the prefix, this is the postfix. If you are putting the operator before the operand, then this is the prefix, and if you are putting after this one, after the operand यानी कि, then this is the postfix. अब सिंबल सेम है, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद पोस्टफिक्स नोटेशन। बुक की तरफ चलते हैं, इसलिए कि जो बच्चे बुक पढ़ रहे हैं उनको पता चले। सो यू मस्ट रीड दिस वन, यू मस्ट रीड दिस वन। नेमलेस के बाद ये सारे मैंने करवा दिए क्लास, ये मैंने सारा करवा दिया। ऑपरेटर कीवर्ड, रीजन इज दैट कि ये आपको मैंने बता दिया होगा।
इन केस ऑफ पोस्ट फिक्स। तो ये देखते हैं जी। ओके, वैसे पोस्ट फिक्स नोटेशन में भी दोनों यही आंसर आते हैं। नीचे वाली की स्टेटमेंट अभी हम देखते हैं, वो जुबानी याद नहीं। ऑपरेटर आर्गुमेंट्स, सो देयर इज अ नीड ऑफ एनी आर्गुमेंट्स इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देयर इज नो नीड। क्यों नहीं नीड? क्योंकि यूनरी ऑपरेटर में एक ऑपरेंड चाहिए होता है और क्लास के अंदर एक ऑपरेंड मौजूद है, लिहाजा जरूरत ही नहीं है। जो कॉल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, जो कॉल कर रहा है वही एक ऑपरेंड है, बात खत्म। सो टेक नो आर्गुमेंट्स, तो ये तो बात ही खत्म होगी। C1 ने अगर इसे कॉल किया हुआ है प्लस प्लस C1 ने, तो इसका मतलब ये है कि फिर बात खत्म, ये एक ही ऑपरेंड था, इसी का ये है, तो बात खत्म। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस वन। नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्कस इन बाइनरी ऑपरेटर्स। सो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, यार जरा ये लाइन पढ़े, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो कहता है कि प्लस प्लस एंड देयर इज अ प्लस प्लस, सो दिस इज अ प्रीफिक्स। जरा गौर से देखें, दिस इज अ प्रीफिक्स नोटेशन एंड दिस इज अ पोस्ट फिक्स नोटेशन। सो बोथ आर द प्रीफिक्स एंड द पोस्ट फिक्स। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट int in the parameter we just put the int parameter। देखें जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो exactly वो पढ़ लेते हैं। वो कहता है but there is a difference between prefix and postfix, increment occurs firstly in a prefix and increments। ठीक है जी, बिल्कुल बताने लगा हूँ, बट मरियम ने आंसर दे दिया हुआ, मैंने रीड कर लिया आपने क्या कहा, जो रेगुलर की जी आ रहे हैं। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि जरा गौर से पढ़िएगा बात को ताकि आपको समझ आ सके। वो कहते हैं कि we just put and int in the parameter, it does not mean that you are passing the argument to the this function. It just indicate, it just flag, it just a signal to the compiler that it's not a prefix, it's a postfix function, your variant। So you just copy and paste this one, just copy and paste, and you can see, you just copy and paste and just put int here, and here is the pre and there is a postfix notation। So this is a simple notation, there is nothing new। अब मुझे बताएं what will be the output of above two statements। Anyone tell me about what will be the two exact। अब मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बाद C1 और C2 के अकाउंट में क्या होगा। पहले तो इसके बारे में बताएं ना। माइक ओपन करके, मैसेज बहुत ज्यादा आ जाते हैं जी, इतने मैसेज आए हुए हैं, अल्लाहू अकबर। सर C1 जो 40 स्टेटमेंट है 40 में, इसमें दोनों 14 रहेंगे और नहीं, आप 41 में इसकी एक। बताएं, पहले इसका बताएं, इसका देखिए, इसका होगा तो इधर जाएंगे ना, पहले इसका बता दें कि C1 की वैल्यू क्या होगी। सर इसकी वैल्यू 3 होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि जी C2 की सर 13 और 3 एग्जैक्टली, ये बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं होगी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आउटपुट आएगी। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, भाई प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में C1 और C2 ने ही अपडेट होना था। इन्होंने वैल्यू जो रिटर्न की वो इनके लेफ्ट साइड पे कोई असाइनमेंट ऑपरेटर, जी बिल्कुल, इनके लेफ्ट साइड पे कोई असाइनमेंट ऑपरेटर से कोई ऑपरेंड नहीं पड़ा हुआ था, लिहाजा वो जो वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो गई। तो प्लस प्लस C1 हो या C1 प्लस प्लस हो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, इनके लेफ्ट साइड पे अगर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर आता तो वो बिल्कुल जी ठीक कहा आपने, तो वो चेंज हो जाती। अब इस पे क्या वैल्यू आएगी जी? वर्किंग अलग है, वर्किंग अलग है। देखें कैसे, गौर से देखिएगा। जब C1 ने प्लस प्लस C1 ने कॉल की तो ये प्री इंक्रीमेंट चला, इसने कहा काउंट तुम पहले देखो, काउंट तुम पहले इंक्रीमेंट हो जाओ, बाद में एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना। वो तो इधर किसी को नहीं मिला जो रिटर्न हुआ। इसमें उसने कहा कि तुम पहले गौर से देखो। अब ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट चला, कंट्रोल इस तरफ गया, इसने कहा ठहरो तुम पहले एक पुराना ऑब्जेक्ट बनाओ, एक पुरानी वैल्यू से कब ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसमें जो एक नेमलेस बना, नेमलेस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना, उसके काउंट की जो वैल्यू थी ना, उसके काउंट की वैल्यू वो भाई 0 गई। लेकिन C1 जब जैसे ही वापस आया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास तो 1 वाला ही चलेगा ना, क्यों? क्योंकि 0 वाला तो इसके लेफ्ट साइड पे कोई पड़ा ही नहीं है जिसको वो मिला हो। हमने कोई इधर कुछ लिखा है? हाँ, अगर C1 लिखा हुआ होता ना तो फिर ये 0 हो जाता। जैसे मैं अभी पूछता हूँ,
मुझे ये बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। अब मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं आप लोग। C2 C1 प्लस प्लस। अब मैं देखता हूँ क्या आप बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। मुझे सर आरडीओ जी जी C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। सर 14 दोनों 14 होगी। दोनों की 14 सर तो C1 40 वाले की 40 होगी, वो 14। 14 दोनों की 14। वेल डन। सर ठीक C1 की 15 होगी, C2 की 14 होगी। दोनों की 14 होगी। इस पे तो कंफर्म होगी बात जी। रीजन जी ठीक है, बहुत सारा एट 14 ठीक हो गया जी आयशा बच्चे। तो व्हाट अबाउट द 41 स्टेटमेंट। अब इस पे क्यों होगा सर भाई। दोनों की 4 C2 होगी। सुने ना जी, इसकी जरा देखें C2 जरा देखें क्या है जी। C2 था 13, पहले इंक्रीमेंट हुआ, खुद हो गया 14 और फिर 14 ही उसने C1 को भेज दिया तो दोनों 14 हो गए। अब C1 और यहाँ पे क्या होगी, द वैल्यू ऑफ C1 इज 4 4 4। सर 4 होगी। जी देख लेते हैं एक मिनट, मैं ये स्टेटमेंट फेंक दूं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C1 है। सो देर इज 3। उसने कहा कि 3, जरा गौर से एक चीज देखिएगा, उसने 3 भेजा और इसके काउंट के अंदर आया तो 3 ही, लेकिन बाद में C1 खुद 4 हो गया तो लिहाजा भाई C1 4 हो जाएगा। हालांकि उसने भेजा 3 ही था लेकिन क्योंकि खुद भी वो C1 ही था, सो देर इज 4 जी। 4 ठीक हो गया जी। मैं लास्ट में नहीं, अभी बच्चे वो जाऊंगा 42 पे ने कहा ठीक है देख लेते हैं जी। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, अब बताएं क्या होगा। सर C2 C2 की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी और C1 की वैल्यू 4 होगी। C1 इज 4 और ये C2 को भेजेगा, सो इट मस्ट बी 4 एंड ये खुद 5 पर आ जाएगा। सो दैट्स गुड। चला के देखते हैं। देर इज 5 and 4। एक मिनट, बट यहाँ पे तो कुछ गलत आया हुआ जी। एंड देर इज 15 and 14। देखते हैं कि मैंने भी कहाँ ध्यान नहीं दिया। सो देर इज C2 सर वो लाइन नंबर और ये 14 के देखें, ऊपर इंक्रीमेंट हुआ था। हाँ ये देखें, ये सर हमने तो 14 देखना था जी। एक मिनट माइक को जरा म्यूट रखें, मैं बता दूं। 2 मिनट मैसेज छोड़ें। हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि हमने 14 को देखना था, हमने तो ये वाली वैल्यू देखना था। C2 C1, तो C1 इज 14, C2 इज 14। अब C1 इज देर इज 14, सो ये इंक्रीमेंट होके इसने इसको दिया 15। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हम ऊपर से देख रहे थे, ये बीच में तो ये भी स्टेटमेंट थी, मैंने ये देखा ही नहीं कि ये पड़ी हुई है। अब क्या होगा, दिस इज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, तो C2 को तो चला जाएगा 14 और खुद हो जाएगा 15। अब देखते हैं यही थी, और एग्जैक्टली दिस वन, C1 is 15 and C2 is 14, exactly this one is। अब मैसेज में किसी ने कुछ भेजा हुआ है, C1 is 15 जी, आयशा ने बिल्कुल ठीक कहा है, और 14 ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने भी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर जी। मैं ये स्किप कर गया था, मुझे माइंड में सीधा इधर से वैल्यूज उठा रहा था, मैंने इसीलिए यहाँ 4 लिख दिया था। सो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो यहाँ तक कोई क्यूरी है। अब आप लोग भाई यही कॉपी पेस्ट है, और ये देखें, ये इट जस्ट नॉट अ इंक्रीमेंट, दिस इज अ डिक्रीमेंट। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाएंगे। अब हो गया जी मैसेज, नो क्यूरी, थैंक यू। सो दिस इज माइनस माइनस, this is minus minus, this is also, it will be also minus minus and it will also minus minus। अब भाई आप यहाँ प्लस माइनस जितने मर्जी ऊंचे नीचे डाल डूल के ना तो इसको बड़ा कर लीजिएगा, किसी के यहाँ माइनस, किसी के यहाँ प्लस, किसी के यहाँ माइनस, इस तरह C1 C2 के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला सारा कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। So this is a operator overloading function. So this is a simple program. There is nothing new. It's simple. अच्छा, अब बात करते हैं
हम क्लास इससे आगे वाले टॉपिक्स की, आसान टॉपिक हैं, अगले वाला भी आसान है, आप इजीली समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बुक की तरफ चलते हैं, बुक में चलते हैं, बुक क्या कह रही है हमें। So this is a unary operator and you can see this is the operator overloading and this is a binary operator. इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं वो यही हैं। नेमलेस वो पहले करवा दिया था, ऑपरेटर रिटर्निंग वो पहले मैंने करवा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर में आर्गुमेंट वो इसमें होते ही नहीं है, बाइनरी में होते हैं, वो पहले करवा दिए हैं, और बाकी ये यूनरी ऑपरेटर रह गया था। अब लास्ट ऑपरेटर रह गया एंड दिस इज कॉल्ड द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये दिस वन। अब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सर क्यों जरूरी पड़ गया अचानक से, ये कहाँ से ये बला धमक पड़ी, ये भी मैंने उनको करवाया हुआ है, तो मैं इसका कोड लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये मैंने बुक वाली एग्जांपल ही इनको करवाई है, ये मैं लिख लेता हूँ और हम इस पे डिबेट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं टच पैड को जरिए। अब बात ये है, पहले मैं बुक पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछना है, जो इधर लिखे हुए हैं वो मैं डिलीट करूं, ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो मुझे पता चले कि कितने पानी में ये लोग। ये अब मैंने वो वैल्यूज डिलीट कर दी हैं ताकि पता चले कि ये कितने पानी में क्लास। ओके बच्चों, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कोड ब्लॉक में एक चीज लिखना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अगर कोई क्लास एरे बनाते हैं, देखें कोई क्लास कोई एरे बनाते हैं, और अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें सेपरेट कुछ फंक्शन बनाने पड़ेंगे, लाइक obj डॉट गेट अरे या सेट अरे, तो हम वर्क कर सकें लुक लाइक दिस वन, कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी हो तो पहले इंडेक्स पर या लाइक 0 इंडेक्स पर 12। अब ये ऑब्जेक्ट है तो हम ये काम करवाना चाहते हैं ताकि हम अपनी क्लासेस के अंदर बने हुए एरे को भी इस तरह मैनिपुलेट कर सकें, एंड इट लुक लाइक अ वेरिएबल, एरे वेरिएबल। कहता है कि अब मैं बुक की तरफ आ रहा हूँ, समझा दिया ना, मैं बुक पे बात करता हूँ। कहता है कि अगर आप एरे के बारे में बात कर रहे हैं तो कहता है कि एरे के अंदर डाटा को इंसर्ट और रिट्रीव करने के यानी रीड करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एरे के अंदर डाटा को स्टोर करने के और रिट्रीव करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कहता है पहला मेथड, चला पहला मेथड ये है कि आप सेपरेट पुट और सेपरेट गेट का फंक्शन बनाएं। सेपरेट पुट और सेपरेट, हाँ जी, सेपरेट कंटेन, हाँ रुक जाएं अभी बच्चे, अभी टॉपिक को छोड़ दें, अभी आप इस पे बात करें जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह ध्यान डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, सेपरेट गेट और सेपरेट पुट का फंक्शन बनाएं, या फिर सिंगल एक्सेस फंक्शन बाय यूजिंग रिटर्न बाय रेफरेंस, या फिर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बाय यूजिंग रिटर्न बाय रेफरेंस बनाएं। अब सेपरेट पुट या सेपरेट गेट का फंक्शन क्या कर रहा है, चलते हैं जरा कोड ब्लॉक में। पहला क्वेश्चन मेरा ये, इसका आंसर दें। When we want to insert the value into the array, how many components needed for insertion of data into the array? कौन कौन से पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे? सर 2। कौन कौन से बोलें? माइक ओपन सर एक तो नेम, एक साइज, साइज और नेम। कासिम गलत हो गया, डाटा टाइप पे तेरी निकल गई बाहर, कौन नहीं है बच्चे, गलत बातें। जी जी बोलें कासिम। सर नेम और साइज, नेम ऑफ अरे, और साइज भी। साइज क्यों? देयर इज नो नीड फॉर साइज ना, गलत गलत गल। इंडेक्स इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, वेल डन। और कोई बताए जी? कासिम डाटा टाइप बच्चे कैसे लिख दिया यार, दुखा दिया दिल आपने।
सर लूप भी यूज करते हैं हम लोग अगर एरे में मतलब It's values it's हमें index. It provide the index. ना गलत बातें. It just provide the index. That's it. The third and the last one is भूल गए थे. Wait, So अब नीचे लिख रहा हूँ जी. नहीं, टाइप ऑफ अरे अगेन यासिर, ये वही बात है जो कासिम ने कही है. डाटा टाइप, साइज and the type of array, so that's the same question, the same answer. When we want to get the value from the array, how many components are needed for getting the value from the array? Index. Name and index. name. Index and name. That's the cool answer. Well done. तो अब हम बात कर सकते हैं बुक वाली एग्जांपल, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा के. IO stream stdlib.h and then this is using namespace std. stdlib exit के लिए लिमिट 10 कर दी. सेफ अरे के नाम से एक अरे बनाया. इंट में हमने अरे बनाया 10 का. सो हाउ वी कैन इनिशियलाइज दिस वन. ये मैंने कंस्ट्रक्टर bsit रेगुलर के सामने बनाया. जस्ट पुट द फॉर लूप टिल टू द लिमिट लेस देन लिमिट और तमाम इंडेक्सेस को 0 कर दिया. अब डाटा को अरे में पुट करना है तो इट माइट बी पॉसिबल कि यूजर यूं कॉल करें obj डॉट पुट अरे, और वो जनाब साहब के जरा गौर से देखो जी -1 पर ना 45 जमा कर दो. हाँ, -1 तो इंडेक्स ही नहीं होता अरे का. या जनाब आप इस तरह करो कि 100 पर 45 ऐड कर दो. भाई साइज हमारा 0 से लेके 9 तक है. ये -1 और ये 100 कैसे आ सकता है? ताकि 11 नहीं आ सकता, ताकि 10 नहीं आ सकता. 0 से 9 है. तो एक चेक लगाया कि इफ अगर तो 0 बड़ा है यानी कि माइनस में नहीं है इंडेक्स, और आई जोन सा है वो भी बड़ा है किससे 10 से, तो भाई यानी अगर 0 छोटा है और आई 10 से बड़ा है, 10 से बराबर या बड़ा है, लिमिट 10 है, तो भाई मैसेज आ जाए कि सॉरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. अदरवाइज क्या करे, जो भी जैसे 1 है या जैसे 0 है, तो नहीं तो 0 पर भाई 45 दे दे, 1 पर जो भी देना है दे दो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर. व्हाट अबाउट द गेट अरे. गेट अरे फंक्शन के अंदर हम देखें, अब अगर गौर से देखें तो ये कंस्ट्रक्टर तो ये कॉन्स्ट नहीं, ये भी कॉन्स्ट नहीं क्योंकि पुट कर है. लेकिन आप देखें गेट अरे, गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द अरे ऑफ अरे एलिमेंट. ठीक है, सेम उसी तरह जी चेक लगा दिए, सेम चेक लगा दिया. अब ये ना हो कि यूजर के जी के आप 45 पे इंडेक्स पे वैल्यू दे दो, भाई हमारे तो है ही 0 से 9, यार -2 से वैल्यू दे दो, भाई हमारे तो है ही 0 से 9. सो इट रिटर्न अ वैल्यू अरे ऑफ आई. ठीक हो गया, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई. अब क्या कर रहे हैं बच्चों, मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाया. अब मैंने पहले वहां पे कुछ और लिखा था, फिर मैंने बाद में फॉर लूप लगा दी. क्यों फॉर लूप लगाई है भाई? गौर से देखो, अगर मैं ये वैल्यू को पुट करता हूँ, मैं अब आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये देखो पुटिंग द अरे. तो पहले मैं वैल्यू लिखूंगा जी, इस पर 12 जमा करा दो. ये देखो ना, अब जरा गौर से देखो कितनी 10 लाइनें लिखने की, 10 लाइनें स्टोर करने की, 10 लाइनें. ये लो जी, इधर इधर. अब आपको लोगों के लिए, और इसी तरह फिर सी आउट भी लगाता इनके लिए. तो बेटर नहीं कि फॉर लूप लगा लें. आई लेस देन लिमिट आई प्लस प्लस, और क्या करें, obj डॉट पुट डाटा ith में वैल्यू. अब मैं ये भाई यहाँ पे कोई सीन करवा के वैल्यू नहीं स्टोर करवा रहा, सीन करवा के मैंने कोई वैल्यू यहाँ स्टोर करवाई. गौर से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई. मैं बल्कि डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, आई मल्टीप्लाइड बाय 10. तो 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, और इस तरह 9 पर 90. सेम इस तरह फॉर लूप लगाएंगे और सेम ये देखें, एक आई भेज देंगे और वो वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा.
output and you can see 0 to 99. यहाँ तक बच्चों कोई क्यूरी है तो प्लीज क्वेश्चन करें। क्लास को वाइंड अप करते हैं, 15 मिनट रहते हैं नो डाउट है, लेकिन पीछे क्यूरीज काफी मैसेज आए हैं बच्चों के पासवर्ड के लिए, तो 12 से पहले जिसका पासवर्ड रीसेट करने वाला है चलो एटलीस्ट उसको। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बनेगा, लेकिन अभी वेट करें, ये तो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अप्रोच है लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं है। अच्छी अप्रोच है ये आगे आ रही है, तो ये अच्छी अप्रोच है जो थर्ड वन है, दिस इज ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोड। तो सिंगल एक्सेस फंक्शन बच्चों तभी आपको समझ आ पाएगा व्हेन यू रीड दिस वन, चैप्टर नंबर 5 रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। मैं चाहूंगा कि दोनों क्लासेस इसको जरूर एक बार रीड करें। निकाल लेते हैं, मुझे नहीं पता जी, मैं तो अब निकालने लगा हूँ। रिटर्निंग फंक्शन कहाँ हो सकता है, रिटर्निंग रेफरेंस आर्गुमेंट एंड पे होगा कहीं, ये क्योंकि ये टॉपिक एंड वाला है ना। 102 तो 216 करते हैं, क्योंकि रिटर्निंग रेफरेंस देखें टाइम शॉर्ट है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले। सो आप एक बार इस टॉपिक को जरूर करिए, रिकरियन के बाद बनता है ये टॉपिक, रिकरियन के बाद बनता है क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। ग्लोबल इनसे भी स्टैटिक से भी बाद में बनता है, रिकरियन से पहले बनता है फंक्शन, ये लास्ट ईयर ये आखिरी बनता है, बिल्कुल रिकरियन के बाद बनता है आखिरी टॉपिक। ये देखें जी, must be private is false and right, नहीं जी, डाटा मेंबर must be, ये इज डाटा मेंबर must be private is false right, हाँ जी ये false है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वन इट डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि आप उसको फॉल्स करते हैं कि नहीं। वैसे नॉर्मली डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा जाता है, बट ये कहीं नहीं लिखा कि उनको प्राइवेट ही रखना है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या। सो रिटर्न बाय रेफरेंस पे नंबर ये बुक का 206 और यहाँ पे 232 पीडीएफ का। मैं कहूँगा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जस्ट इतना ये को पढ़ लीजिएगा, और द फंक्शन कॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इसको भी पढ़ लीजिएगा, 2 पेजेस हैं, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से समरी शुरू हो जानी है, कॉस्ट फंक्शन आर्गुमेंट ये मैंने करवाया हुआ। तो एक बार सिर्फ ये 2 पेजेस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ना समझ आए वर्चुअल फंक्शन ना समझ आए छोड़ दें, गोली मारो कि ये चैप्टर नंबर 11 हमारा अगला चैप्टर है, ये अगले से अगला चैप्टर है। तो बस ये देखें कि रिटर्न बाय रेफरेंस में वो कहता क्या है, इसकी ये नीचे वाली समरियां पढ़िएगा, ये नीचे वाली एग्जांपल को देख के, फिर इसको पढ़ के ये पढ़ने के बाद इसकी नीचे वाली समरियां जरूर पढ़िएगा, ये इसके लिए ये वाली और इसके लिए ये वाली, तो ये आपको आइडिया 100% दे देगा। और फिर जब हम उस फंक्शन को सिंगल एक्सेस फंक्शन को जब हम पढ़ेंगे अपने बिहाफ पे, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत और क्लियर हो जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और दुआओं में याद रखिएगा। हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लोड हो रहा है, अगर आपको रिटर्न बाय रेफरेंस समझ आ गया तो फिर पीछे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, जैसे मैंने पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स लिखा है या प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स लिखा है। अल्लाह हाफिज़ जी।